बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गॉस के नियम से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति। डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे गॉस के नियम से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति अर्थात डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। पिछला क्लास में हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गॉस लॉ पढ़े थे। आज हम लोग गॉस के नियम से कूलम के नियम को प्राप्त करेंगे। समझ गया? पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? गॉस का नियम। याद भी होगा तुम लोगों को। अगर याद नहीं है तो पिछला क्लास का कॉपी उल्टा करके देख लेना या वीडियो देख लेना। आज हम लोग उसी गॉस का नियम का उपयोग करके कूलम के नियम को प्राप्त करेंगे। डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कुछ बच्चों का यह क्वेश्चन है कि सर पहला टॉपिक कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा चौथा। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा तुम लोग देखना कि जब राकेश फिजिक्स पूर्णिया के प्रोफाइल में जाओगे उसमें वीडियोस तुम लोगों को मिलेगा। उस वीडियो में सबसे नीचे जो होगा वह देखना, वह सबसे पहले का टॉपिक है। उसके बाद वाला उसके बाद का टॉपिक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो आज डालेंगे वह सबसे बाद का टॉपिक होगा, फिर कल डालेंगे तो इसके बाद का टॉपिक होगा। उसमें तुम लोग एक चीज जरूर सेलेक्ट कर लेना, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए हिंदी में टाइटल लिखा होगा, टॉपिक का टाइटल हिंदी में लिखा होगा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उसका जो टाइटल होगा ना वह इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। तो यह तुम लोग पहले चेक कर लेना, उसके अनुसार जो वीडियो तुम्हारे हिंदी या इंग्लिश के लायक होगा उसे देखना, समझना, पढ़ना। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो वह कमेंट करके लिखना। शुरुआत में क्लास नंबर इसलिए नहीं दे पाए कि आज का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास कौन सा है, क्योंकि तुम लोगों के साथ साथ हमें भी इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी या आशंका नहीं थी कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा। आशा थी कि 15 मई या 1 जून तक कोचिंग खुल जाएगी, और अगर खुल जाएगी तो फिर स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसा हम लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, इसी कारण पहले का क्लास में नंबर नहीं कर पाए कि यह पहला क्लास है या दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। लेकिन आज से जो भी क्लास डाल रहे हैं उसमें हम क्लास का नंबर लिख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का क्लास में अलग नंबर होगा, ठीक। जैसे कल इंग्लिश मीडियम के क्लास में 20वां क्लास का वीडियो डाले थे, और आज हिंदी मीडियम का क्लास में 15वां क्लास का वीडियो डालने जा रहे हैं। 15वां मतलब इससे पहले हिंदी मीडियम का 14 वीडियोज 12th के लिए डाला जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। देखो, गॉस के नियम से कूलम का नियम प्राप्त करने के लिए किसी बिंदु O पर, कहां पर? किसी बिंदु O पर एक बिंदु धनावेश प्लस Q की कल्पना करते हैं। तो गॉस के नियम से कूलम के नियम को प्राप्त करने के लिए किसी बिंदु O पर एक बिंदु धनावेश प्लस Q की कल्पना करेंगे, ठीक। जैसा यहां देख रहे हो कि एक बिंदु O पर एक बिंदु धनावेश प्लस Q की कल्पना की गई है चित्र में। अब बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है। अब क्या करेंगे? तो यह जो बिंदु O है, यहां से R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया गया है? देखो तो P। कहां से? तो जहां पर बिंदु धनावेश को कहां रखे हो? तो बिंदु धनावेश को रखा गया है O पर, ठीक। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं? P। चूंकि हमें गॉस के नियम से कूलम के नियम को प्राप्त करना है, तो उपयोग गॉस का नियम का करना है। तो गॉस का नियम तो केवल उस आवेश के लिए लागू होता है जो आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद हो। इसीलिए करना क्या है? तो यहां देखो, O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ की संरचना चित्रानुसार करते हैं। इस पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है, ठीक।
तो सबसे पहले क्या किए, तो गॉस के नियम से कूलम के नियम को प्राप्त करने के लिए किसी बिंदु O पर एक बिंदु धनावेश प्लस Q मान लेते हैं। अब इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। ठीक, अब चूंकि हमें गॉस का नियम का उपयोग करके कूलम का नियम प्राप्त करना है, तो गॉस का नियम का उपयोग तभी तुम कर सकते हो जब तुम्हारा जो आवेश है वह किसी बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद हो, क्योंकि गॉस का नियम तो केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो हम लोग इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए, इसे किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखने के लिए इस O को केंद्र मान के R त्रिज्या का एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ की संरचना करते हैं। समझा बात को? क्या समझा? कि गॉस का नियम से कूलम का नियम को प्राप्त करना है, और गॉस का नियम केवल बंद आवेश के लिए लागू होता है। तो इस आवेश को बंद करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की जरूरत होगी। ठीक, क्योंकि गॉस का नियम का स्टेटमेंट ही है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए तो बंद पृष्ठ हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसा बंद पृष्ठ चाहिए जो इस आवेश को परिबद्ध करे, इसे घेरे। तो इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए, घेरने के लिए O को केंद्र तथा इस R को त्रिज्या मान करके एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ की संरचना करते। यह काल्पनिक पृष्ठ है और गोलीय है। ठीक, अब यह जो गोलीय काल्पनिक पृष्ठ है, इसी को हम लोग कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं? गॉसीय पृष्ठ। तो अब इस गॉसीय पृष्ठ का केंद्र कौन हो गया है? O, और त्रिज्या कितनी हो गई है? R। अब आगे का बात बढ़ाते हैं हम लोग। अब इसमें एक चीज तुम लोग पहले बतला दो हमको, यह आवेश धन है यारी? कहोगे सर धन आवेश है। तो इस आवेश के कारण जो P पर वैद्युत तीव्रता होगा, उसका दिशा इस धन आवेश के तरफ होगा या धन आवेश से दूर? तो कहोगे सर वैद्युत तीव्रता का दिशा तो हमेशा धन आवेश से दूर होता है। तो मान लो इस धन आवेश के कारण P पर वैद्युत तीव्रता का मान कितना है? सदिश E है। ठीक, और इसका दिशा तुम लोग कहोगे सर वैद्युत तीव्रता का दिशा धनावेश से दूर होता है। तो सबसे पहले इस बिंदु धनावेश के कारण P पर वैद्युत तीव्रता कितना सदिश E? कहां पर? P पर। ठीक, और इसकी दिशा, इस वैद्युत तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो इसकी दिशा होगी धन आवेश से दूर, अर्थात केंद्र से दूर। ठीक, तो इस आवेश के कारण P पर वैद्युत तीव्रता सदिश E और दिशा हो गया किधर? तो आवेश से दूर। अब हम लोग यह जो संपूर्ण पृष्ठ है, इसका एक पृष्ठ अल्पांश लेंगे। इसे कहते हैं पृष्ठ अल्पांश। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ अल्पांश। ठीक, और पृष्ठ अल्पांश का क्षेत्रफल कितना लेते हैं? dA। अब इस dA को सदिश बनाना है, तो सदिश तभी बना सकते हो जब इसे पृष्ठ के लंबवत खींचा जाए। तो यह हो गया सदिश dA। याद रखेंगे कि यह जो क्षेत्रफल सदिश है, सदिश dA, यह हमेशा पृष्ठ का क्या होगा? लंबवत होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं तुम लोगों को? फिर से एक बार बतला देते हैं कि हम लोग इस P पर वैद्युत तीव्रता का मान सदिश E मान लेते हैं। किसके कारण? इस धन आवेश के कारण P पर वैद्युत तीव्रता का मान सदिश E। ठीक, इसका दिशा धन आवेश से दूर होगा, इसी कारण इसका दिशा बाहर की ओर लिया गया है पृष्ठ पर।
अब इस संपूर्ण पृष्ठ का एक सूक्ष्म भाग लेते हैं जिसे पृष्ठ अल्पांश कहा जाता है, और पृष्ठ अल्पांश का क्षेत्रफल को हम लोग dA से सूचित करते हैं। इसे जब सदिश बनाएंगे तो यह पृष्ठ का लंबवत हो जाएगा, इसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं हम लोग। सदिश dA को क्या कहते हैं? तो सदिश dA को कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। इसका खासियत होगा कि यह हमेशा पृष्ठ का लंबवत ही होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, तो धीरे से इसे मिला देंगे, फिर इसे मिला देंगे। इस प्रकार यहां पर एक ठोस कोण का निर्माण होगा। तो अब मान लेते हैं सदिश dA क्या है, तो इसे तुम लोग कहते हो क्षेत्रफल सदिश। सदिश E क्या है, तो कहोगे सर P पर वैद्युत तीव्रता, किसके कारण, तो कहोगे सर +Q आवेश के कारण। तो यह जो +Q आवेश है इसके कारण P पर वैद्युत तीव्रता सदिश E। ठीक, अब तुम ही लोग फिगर देख के बतला दो तो दोनों समांतर है कि नहीं, और समांतर है तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो चित्र से स्पष्ट है, चित्र से पता चल रहा है कि सदिश E समांतर है सदिश dA का, इसलिए थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। अब गॉसिय पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। अब बतलाओ, गॉसिय पृष्ठ हमेशा एक बंद पृष्ठ होता है, और बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो फाई इक्वल्स बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन सदिश E डॉट सदिश dA। और सदिश E डॉट सदिश dA को क्या लिखोगे बतलाओ, तो इसे लिखोगे E dA cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, तो कहोगे 0 डिग्री सर, तो E dA cos 0। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है बतलाओ, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो यह हो गया E dA। ठीक, चूंकि गॉसिय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण समान होता है, इसलिए ये क्या होगा बतलो, नियत। तुम लोगों को जब गॉस का नियम सत्यापित कर रहे थे तब भी बतलाए थे कि गॉसिय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का जो परिमाण होगा वह समान होगा, क्योंकि यहां पर चित्र में देखो तुम लोग कि गॉसिय पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदु का दूरी इस बिंदु आवेश से समान है कि नहीं।
इस गॉसिया पृष्ठ पर जितने भी बिंदु लोगे सभी बिंदु का जो दूरी होगा इस आवेश से समान होगा, इसीलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण भी समान होगा। इसलिए यह जो ई है यह क्या है, नियत है। और तुम लोग जानते हो कि नियत राशि का तो समाकलन होता नहीं, तो इसे इंटीग्रल से बाहर करना होगा। तो फाई इक्वल्स ई को बाहर कर देंगे, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन डी ए, तो यह हो गया ई इंटू ए। ए मतलब क्या, ए मतलब गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गॉसिया पृष्ठ है कैसा बच्चों, गोलीय है ना, और गोला का क्षेत्रफल बोलो तो 4πr² होती है। तो फाई इक्वल्स हो गया ई टाइम्स 4πr²। इक्वेशन 1। अब किस नियम से, गाउस के नियम से। गॉस का नियम क्या पढ़ाए हैं तुम लोगों को, फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं ना। इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों को कंपेयर करो, समीकरण 1 और 2 से दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि दोनों का LHS सेम है। तो देखोगे 4πr² इक्वल्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल्स हो गया 1/4π नॉट क्यू अपॉन r²। यह हुआ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा फिर से फिगर की तरफ चलते हैं, आ जाओ इस फिगर पर। अब यह जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर एक चार्ज को रखते हैं Q नोट को। किसे रखेंगे, किस पॉइंट पर, P पर एक चार्ज को रखेंगे जिसका नाम है Q नोट। ठीक, किस पॉइंट पर, P पर एक चार्ज Q नोट को रखा गया। अब तुम ही लोग बतलाओ, यह जो चार्ज है Q नोट, उस पर यह चार्ज फोर्स लगाएगा कि नहीं, बल आरोपित करेगा कि नहीं। तो यह जो Q नोट आवेश है, इस Q नोट आवेश पर यह आवेश बल आरोपित करेगा। क्या आरोपित करेगा, बल। तो यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट स्थित हो, तब Q नोट द्वारा अनुभव किया गया वैद्युत बल। तो यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट स्थित हो, तब Q नोट द्वारा अनुभव किया गया वैद्युत बल। हम लोग 2-3 क्लास पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो वह परीक्षण आवेश एक वैद्युत बल अनुभव करेगा। और उस वैद्युत बल का सूत्र भी हम लोग पढ़े थे कि F इक्वल्स होता है Q नोट इंटू E। अब Q नोट का वैल्यू पुट करो तो तुम लोग, Q नोट नहीं बच्चों, Q नोट रहने देना है। E का वैल्यू पुट करो तो E का वैल्यू है
1/4πε0 Q/r²। तो F इक्वल्स हो गया 1/4πε0 Q/r²। अब देख के बतलाओ तुम लोग यह कौन सा नियम है? तो यह है कूलम का नियम। कूलम का नियम। और आज बच्चों हम लोगों को प्राप्त क्या करना था? तो प्राप्त करना था गॉस के नियम से कूलम का नियम। अब देखो गॉस के नियम से कूलम का नियम प्राप्त हो गया ना, क्योंकि कूलम का नियम होता है ना F इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। तो हमें गॉस के नियम से कूलम का नियम प्राप्त हो गया। तो आज जो क्लास में पढ़े हम लोग, आशा है तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट करके लिखना। नेक्स्ट क्लास कल 16वां क्लास होगा। तब तक के लिए बाय।